हेलो, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत का भूगोल आज का चैप्टर रहेगा। चलिए देखते हैं इसको। शुरू से क्लासेस चल रहा है और कंटिन्यूअस कई वीडियो में ये क्लास खत्म होगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। भारत का भूगोल पढ़ाने से पहले आपको कुछ वर्ड के विषय में, विश्व मानचित्र के विषय में सामान्य जानकारी मैं देना चाहूँगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हम लोग का हो। देखिएगा, हम लोग को पढ़ना है भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल का मतलब ये हिस्सा हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यानी पृथ्वी का ये जो खंड है, इस विषय में हम लोग से संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित चैप्टर में दे रखा गया है और इसके विषय में डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैं सामान्य जानकारी दे दूं तो फिर क्लास शुरू करते हैं। ये भारत है, तो भारत आप सबको मालूम होगा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है। किस महाद्वीप के अंदर पड़ता है? एशिया महाद्वीप के अंदर। देखिएगा, एशिया महाद्वीप विश्व का जनसंख्या में और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये जितने देश जो पड़ते हैं, ये सब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पड़ते हैं, जो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है महाद्वीप है। इसके बगल में आप देखेंगे ये जो खंड पड़ता है, इसे यूरोप कहा जाता है। क्या कहते हैं? यूरोप कहते हैं, ठीक है। यूरोप है, यह एशिया है, इस पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। और यह जो खंड पड़ता है, इसे उत्तरी अमेरिका कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका। ये महाद्वीप जो है, इसे दक्षिण अमेरिका कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका कहा जाता है, ठीक है? अमेरिका कहा जाता है। ये जो महाद्वीप है, इसे अफ्रीका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये जो महाद्वीप है, इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये जो नीचे है, अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से, अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 7 महाद्वीप हो गए और 5 महासागर हो गए। 5 महासागरों के विषय में अगर आप देखिएगा, तो ये जो महासागर है, इसे प्रशांत महासागर कहा जाता है। प्रशांत महासागर इस क्षेत्र को भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर ये होगा आपका, यानी प्रशांत महासागर ये आप जानते होंगे 0 अंश पे इक्वेटर लाइन है, यानी भूमध्य रेखा है या विषुवतीय रेखा है। तो विषुवतीय रेखा के ऊपर जो होता है उसे उत्तरी कहा जाता है, जो नीचे होता है उसे दक्षिणी कहा जाता है। यानी ऊपर जो प्रशांत महासागर होगा उसे उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे जो होगा उसे दक्षिणी प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ लिखा भी हुआ है साउथ ओशियन, ये नॉर्थ, ठीक है। ये नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक। दूसरा ये महासागर ये यस आकार का होता है, इसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। ये महासागर, इसे अंधा महासागर भी कहा जाता है, और ये इस महासागर को यस आकार का मॉडल का भी कहा जाता है। सबसे व्यस्तम महासागर कहा जाता है। सबसे व्यस्तम ये और सबसे बड़ा ये, 2 महासागरों हैं। तीसरा जो महासागर होता है वो हिंदुस्तान का होता है, जिसे हिंद महासागर कहते हैं। यानी भारत के पास सिर्फ इकलौता महासागर है जिसे हिंद महासागर के नाम से जानते हैं, जो भारत के दक्षिण में है, और यहाँ लिखा है इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर भारत के दक्षिण में पड़ता है। अब जान के आश्चर्य करेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश मॉरिशस, जो हिंद महासागर में ही पड़ता है। पूरे विश्व में मॉरिशस और फिजी 2 ऐसे देश हैं जहाँ की राजभाषा भोजपुरी है, ठीक है। और अभी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन जो है फिजी में होने जा रही है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है फिजी की राजधानी क्या है। फिजी की राजधानी और दक्षिण सूडान की राजधानी, दोनों की राजधानी मैच करती है, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। क्लियर है? ऊपर के समुद्र को बोलते हैं उत्तरी सागर, और नीचे वाले समुद्र को बोलते हैं दक्षिणी सागर, ठीक है। तो हम लोग को क्या पढ़ना था? भारत का भूगोल के विषय में पढ़ना था। तो आपको हम बता दें, आपको जानकारी भी होगा, फिर भी रिपीट मैं कर देता हूँ। इस पूरे पृथ्वी पर जो और स्थल मंडल 29.20% है। यानी कुल 71% भाग लगभग जो है जलमंडल है, ये 71% भाग, और लगभग 29% भाग ये स्थल मंडल है, ठीक है। इसके विषय में थोड़ा और सामान्य जानकारी मैं देना चाहूँ आपसे। तो अगर पूछेगा कि सबसे अधिक देश वाला कौन सा महाद्वीप है, तो सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप अफ्रीका है। याद देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के पास सबसे अधिक देश है। कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवतीय रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वह अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवतीय रेखा, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो है पूरे विश्व में
जो है क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। पूरे विश्व में जो 29% लगभग जमीन है, 29% लगभग जमीन है, उसका 2.42% जमीन भारत के पास है। याद रखिएगा, 2.42% जमीन भारत के पास है और पूरे पृथ्वी पर जो जमीन है उसके हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अगर सामान्य बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी अफ्रीका में, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका में, भारत में सबसे अधिक समुद्री तट वाला राज्य गुजरात, तो विश्व में सबसे अधिक समुद्री तट वाला देश ये कनाडा, कनाडा देखिए यहाँ है। उत्तरी अमेरिका में 3 देशों को मुख्यतः जाना जाता है, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। तो सबसे अधिक तट वाला कौन सा हो जाएगा, तो आपका वो जो है कनाडा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी कहाँ है, यूरोप में इटली देश की राजधानी रोम के बगल में है वेटिकन सिटी। जनसंख्या में पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश चीन है, तो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। याद रखिएगा, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो 0 डिग्री पर, ये विषुवतीय रेखा जो है इससे जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। इसी पर भूमध्य रेखीय धारा बहती है और जैव विविधता अधिक होने का प्रमुख कारण है कि यह क्षेत्र बहुत गर्म होता है। इस क्षेत्र में होता क्या है, इस संवहनी वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होने के कारण यहाँ का जो है स्थान हरा भरा और सभी तरह के पेड़ पौधे जीव जंतुओं से भरा होता है, इसीलिए इसको जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का आर्थिक दोहन नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि वृक्षों के घने होने के कारण सूर्य का प्रकाश इनकी तह तक नहीं आ पाता, नीचे तक नहीं आ पाता, जिससे इनके तने कमजोर होते हैं और लंबाई में अधिक बढ़ जाते हैं, ठीक है। इन विषय में आगे, चूंकि सिलेबस में भारत का भूगोल है, इसलिए हम लोग चाहेंगे भारत का भूगोल का ही चर्चा करेंगे। यहाँ आपको बता दें, आगे अभी भारत का नक्शा दिखा रहे हैं, वहां भी बताएंगे। ये भारत का आप देख रहे होंगे, भारत का ये उत्तरी छोर, ये दक्षिणी छोर, ये पूर्वी छोर, ये पश्चिमी छोर। नक्शा देखने का एक ट्रिक होता है, आप जिस दिशा में जहां होंगे तो आपके ऊपर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, ऊपर वाला क्या होता है, हमेशा उत्तर होता है, और उसका उल्टा करेंगे नीचे वाला दक्षिण होता है। दाहिने वाला हमेशा याद रखिएगा पूरब होता है, और ये दाहिने वाला पूरब होता है, बाएं वाला आपका ये पश्चिम होता है। दो ही चीज याद रखना, ऊपर उत्तर और दाहिने पूरब, इसका उल्टा कर लेंगे, आपका नक्शा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर भारत की बात करेंगे तो भारत का उत्तर ये हो जाएगा। यानी भारत की अगर हम बात करें, पश्चिमी तट पे जो समुद्र है उसे अरब सागर के नाम से जाना जाता है। कौन सा सागर, अरब सागर। और इधर तो पूरब है, इसे बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग भारत के भूगोल के विषय में विस्तृत चर्चा करते हैं, और कई वीडियो में हो पाएगा, एक वीडियो में संभव नहीं है। तो जो भी पॉसिबल मुझे अभी तक 10 वर्षों के पढ़ाने के दौरान लगा, तो 10 से 11 वर्ष नियर अबाउट हो गए, तो मैं अपने अनुभव से सभी भारत के भूगोल संबंधित आपको कई भागों में इसको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट। कुछ भारत के भूगोल को समझने से पहले मेरे ख्याल से कुछ आकृतियां आपको जानना जरूरी है, जिन आकृतियों की वजह से आप भारत के भूगोल को बहुत आसानी समझ जाएंगे। देखिए अभी क्या है ना कि अभी जैसे एटमॉस्फेयर चल रहा है, बहुत ज़्यादा समझने के लिए लोग के पास समय नहीं है, पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि पूरे क्लासेस को चित्र के माध्यम से आपके बताऊं, ताकि आपके स्मृति में वो देर तक बनी रहे, आराम से आपके मस्तिष्क में चिपक जाए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, अगर पृथ्वी की बात करें, सबका अलग अलग चित्र है, मतलब है हम बताते हैं। अगर इस पृथ्वी की बात करें तो इस पृथ्वी पर अगर ऐसी रेखाएं खींच दिया जाए तो इस रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा जाना जाता है, अक्षांश रेखा। और पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं खींच दिया जाए तो इसे देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पृथ्वी को दो भागों में कर दें तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। यानी ये उत्तरी गोलार्ध, ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। पृथ्वी को ऐसे दो भागों में बांट दिया जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। यानी ये दो भागों में ऐसे बांटा जाए तो जो ऊपर वाला भी दिशा बताए थे, ठीक है, साउथ कहाँ होता है, साउथ नीचे, नॉर्थ ऊपर होता है। यहाँ देखिए साउथ ये, नॉर्थ ये, उसी हिसाब से ये, यानी पृथ्वी को दो भागों में बांटे, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। और पृथ्वी को यदि 4 भागों में बांट दिया जाए, अब देखिए क्या होगा, तो एक दिशा उधर का लेंगे, एक इधर का, या इधर का इधर ले सकते हैं, यानी पूर्वी उत्तरी, ठीक है, ईस्ट और नॉर्थ
गोलार्ध, पोल, ठीक है, ये ले सकते हैं। और भारत की स्थिति यही है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारत किस गोलार्ध में है, तो एक तो पहला आंसर भारत, याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत को 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये भारत यहाँ है, यानी ये आंसर रहेगा ऑप्शन में, उत्तरी गोलार्ध में भारत है। यहाँ पूछेगा तो भारत कहाँ है, तो भारत यहाँ है। तो जो भी ऑप्शन में दे आप दे सकते हैं, यानी भारत पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, भारत पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है, और जो है इसमें उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा जलवायु परिवर्तन संबंधी जो भी जानकारी होती है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो जलवायु परिवर्तन संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी हम अक्षांश रेखाओं से ज्ञात करते हैं। समय की जानकारी हम देशांतर रेखाओं से ज्ञात करते हैं, ठीक है। जो लोग जियोग्राफी सब्जेक्ट से होंगे उनको ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन देखिए कुछ लोग आर्ट से हैं, हिंदी से हैं, साहित्य संस्कृत से हैं, साइंस से हैं, उनके लिए जीएस बिल्कुल कठिन सा लगता है। इसलिए इसको आसान से, सरल से कठिन की ओर मैं ये शिक्षण लेके चल रहा हूँ, ताकि सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आते हैं सॉरी, यहाँ देखते हैं, अगर इस पृथ्वी को हम मान लें और पृथ्वी में एक स्थल बनाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ स्थल लिखा हुआ है, और इस स्थल के 3 ओर जल हो, यहाँ भी जल, यहाँ भी जल, यहाँ भी जल, ठीक है। तो ऐसे स्थिति को प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे जैसे यहाँ देखिएगा, यदि हम भारत का नक्शा ऐसे बना दें, ठीक है, तो भारत के नक्शे में तो ये जो स्थल हम लोग का है, ये हिस्सा, ये प्रायद्वीप पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इधर क्या है, इधर अरब सागर है, अरब सागर, इधर क्या है, हिंद महासागर है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है। समझ में आ रहा है आपको? यानी यह हिस्सा जो है, ऐसा हिस्सा, ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्थल जिसके 3 ओर जल हो, उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यह स्थल है मान लीजिए, और इसके 3 ओर जल है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। यहाँ लिखा हुआ है पेनिनसुला कहते हैं। लेकिन इसी का उल्टा, ऐसा स्थल, ऐसा जल वाला स्थान जैसे 3 ओर स्थल हो, यहाँ भी स्थल, यहाँ भी स्थल, यहाँ भी स्थल, जैसे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, तो उस जो समुद्र को क्या बुलाता है, बंगाल का चूंकि समुद्र है, इसलिए उसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, उसे खाड़ी कहा जाएगा। यहाँ देखेंगे कोई स्थल अगर चारों ओर जल से घिरा हो, तो जल से घिरा होगा, उसे द्वीप या महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और कोई स्थल चारों ओर यदि स्थल से है, उसे भू आवेष्टित या स्थलरुद्ध के नाम से जानते हैं। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग आते हैं भारत के विषय में पढ़ेंगे। देखिए भारत का भूगोल, यहाँ से असली क्लास हम लोग का शुरू होता है, एकदम बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। अभी भारत के पास कुल आप देखा जाए तो स्टेट की संख्या, राज्य की संख्या आपको मालूम होगा 28 राज्य हैं। कितने स्टेट हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। और इसमें देखा जाए कि टर्सरी या वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं, ठीक है, जिसकी चर्चा अभी नेक्स्ट पेज में हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, ठीक है, यहाँ हम लोग शुरू करेंगे भारत की, ठीक है। ये भारत का सामान्य भूगोल है। तो भारत का सामान्य भूगोल में अगर सबसे पहले चर्चा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश का भारत का मिलता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान से। यहाँ देखिएगा, अफगानिस्तान की सीमा भारत से और यहाँ मिलती है, ठीक है, जो 106 किलोमीटर है, ठीक है। और याद देखिएगा, ये अगर इस वीडियो को देश के बाहर, विदेश के भी लोग अगर देख रहे होंगे, तो भाई हम लोग भारतीय इंडियन जो भूगोल में पढ़ा जाता है, जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वही इस क्लास में चलाया जा रहा है। और बाकी किसी चीज़ से आप क्या सोचते हैं, भाई इससे कोई मतलब इसका नहीं है, ठीक है। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक किससे मिलता है? 106 किलोमीटर किससे मिलता है? तो लद्दाख से, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे मिलता है? सबसे अधिक जो है बांग्लादेश से। यहाँ देखिएगा, बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से, और 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान से, वो भी लद्दाख से। कितना? 106 किलोमीटर। अब ये प्रश्न आता है कि किस भारत के किस राज्य से, किस देश के कौन कौन सीमा स्पर्श करते हैं, उसका एक अलग वीडियो बना हुआ है, अलग चैप्टर है, इसी में आएगा आगे, उसको पहले देखिएगा। दूसरी चीज देखिएगा, इस भारत में सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला, यहाँ लिखा है सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। गुजरात राज्य सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला राज्य हो जाएगा। अभी धौलावीरा एक स्थान है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। उसकी चर्चा भी आगे करेंगे। और यहाँ देखेंगे सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य गोवा। भारत का सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला राज्य क्या हो गया? गुजरात। और सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य क्या हो गया? गोवा। ये पूरे भारत का
ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा भारत का सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला दूसरा राज्य, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा एग्जाम में, कि अगर पूछेगा पूर्वी तट का सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला या भारत का वह राज्य जिसकी समुद्री सीमा सीधी है, स्ट्रेट है, तो वह राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। यहाँ लिखा हुआ या भारत का दूसरा सबसे लंबा राज्य वो कौन सा हो जाएगा? समुद्री सीमा वाला आंध्र प्रदेश, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र सीमा वाला राज्य, तो तीसरा सबसे अधिक समुद्र सीमा वाला राज्य तमिलनाडु होगा। क्लियर है? अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझिएगा, सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य अधिक गुजरात, उसके बाद दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरा नंबर पे तमिलनाडु, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा होगा? तो गोवा। लेकिन प्रश्न अगर ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न अगर पूछ दे कि ये भारत का पूर्वी तट है, यहाँ इसको समझने के लिए फिर बैक पे आते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, ये भारत का अगर ईस्ट है यानी पूरब है, तो ये जो तट होगा ये पूर्वी तट होगा। ये कौन सा तट होगा? पूर्वी तट होगा। ये कौन सा तट होगा? पश्चिमी तट होगा। तो कहा जाता है पूर्वी और पश्चिमी तटों को मिला के कुल 9 राज्य होते हैं, ठीक है। तमिलनाडु दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। 9 राज्य होते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि पश्चिमी तट का सबसे लंबा सीमा रेखा किस राज्य का है, तब आंध्र प्रदेश लगाइएगा। लेकिन पश्चिमी तट पे सबसे कम सीमा किसका है समुद्री तट का, तो पश्चिम बंगाल का लगाइएगा। लेकिन पूछ दे कि भारत का सबसे अधिक, गुजरात लगाइएगा। भारत का सबसे कम, तो गोवा लगाइएगा। लेकिन यही घुमा के ऐसे ही पूछ दे कि पश्चिमी तट का सबसे अधिक, गुजरात लगाइएगा और सबसे कम गोवा लगाइएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग सबसे छोटी समुद्री सीमा पश्चिम बंगाल, अभी हमने समझाया आपको। और पूर्वी तट पे सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। या भारत का सबसे लंबा आंध्र प्रदेश, भारत का तीसरा सबसे लंबा तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ हम लोग आते हैं एक और प्रश्न देखिएगा, भारत का द्वीपी राज्य 96 किलो जो है, लगभग 36 द्वीप है इसके पास, लक्षद्वीप को कहा जाता है। और लक्षद्वीप भारतीय क्षेत्र से भारत का सबसे दूर द्वीप मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। सबसे दूर कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप जो है, द्वीप लक्षद्वीप। आपको मालूम होगा भारत का प्रथम केंद्र शासित जैविक राज्य जो है लक्षद्वीप को कहा जाता है, और भारत का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम को कहा जाता है, ठीक है। मूंगा द्वीप के नाम से भी लक्षद्वीप को जाना जाता है। सबसे अधिक द्वीप उसके पास है, याद रखिएगा। और कहा जाता है कि जहां मूंगे का चट्टान होता है वहां पहाड़ नहीं पाए जाते हैं। और लक्षद्वीप और अन्य राज्यों के विषय में चूंकि भारत का भूगोल ये शुरू हुआ है, तो डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक परिधि के रूप में क्लास को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे। अब भारत के, मैंने एग्जाम में देखा कि 2014 के बाद, या आप देखिएगा 9 नवंबर को जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ, तो 3-4 साल तक लगातार एग्जाम के विषय में आता रहा इनके विषय में। जैसे 14 के बाद भी 3-4 साल 5 साल लगातार जो है ये आता रहा राज्यों के विषय में। तो मेरा एक पर्सनल गेस है कि जो है जब जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो और या राज्यों की संख्या घटाई बढ़ाई गई, तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन राज्यों से जरूर रहेंगे। इसलिए अपने जुबान के नोक पे इसे बिल्कुल रट जाइए एग्जाम की दृष्टि से, या जनरली आपको भी जानकारी होना चाहिए इस सब चीज़ों में। देखिए जम्मू कश्मीर की बात करेगा तो जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना हुआ। वर्तमान में इसके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो वहाँ के उपराज्यपाल जो है बदल चुके रहे होंगे, इस चीज़ को आप अपडेट कर लीजिएगा। वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को होती है, और वर्तमान में इनके राज्यपाल मनोज सिन्हा, यहाँ के मनोज सिन्हा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे भारत में 2 द्वीप देखिएगा, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को, 2 केंद्र शासित राज्य होते हैं, एक दादर नगर हवेली, दूसरा दमन द्वीप, दोनों को एक साथ मिला दिया गया। वह डेट था 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमन द्वीप को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बनाने के बाद भारत के पास केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 हो गई और राज्यों की संख्या 28 हो गई। बहुत जल्दी ये आंकड़ा बदलता नहीं है, आप याद रखिएगा। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ डाटा दिया गया है, देखिएगा। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 10 और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है, ठीक है। ये बताया हमने आपको। उसके बाद देखिएगा, अब एक डाटा और बदल गया। आपकी बुक में लिखा होगा कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख होगा। यहाँ भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार होगा। लेकिन अब क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ये लद्दाख हो गया, ठीक है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, ठीक है।
यहाँ तेलंगाना के विषय में उन्हें चर्चा कर दिया गया है। तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या तेलंगाना तटीय राज्य है? तो नहीं। तो क्या तेलंगाना में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तेलुगु भाषा बोली जाती है, ठीक है। और आज उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं मणिपुर। मणिपुर के विषय में यहाँ दे रखा हमने कि 2011 की जनगणना जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। ये सॉरी नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड की जनसंख्या जो है 2011 की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी, और कितना 0.06% ये घट गई थी, ठीक है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं भारत की भूगोल के अंतर्गत, इसकी चर्चा करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो भारत में अगर चर्चा किया जाए तो भारत में कौन से तट को किस नाम से जाना जाता है, ये इस बात का आप हम लोग यहाँ देखें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, इधर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय, ठीक है। यहाँ पे पुडुचेरी दिया है, पुडुचेरी, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे लक्षद्वीप, ये दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, ठीक है। ये आपका एक तो लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको लोकेशन क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, मार्केट से मैप आता है, राजनीतिक मैप कर दिएगा, उसके विषय में ये सभी को एक दो बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसके विषय में इंटरनली अब जान रहे हैं कि भारत का भूगोल की संरचना क्या है, कैसे, कहाँ पे सबसे अधिक, सबसे कम, और कैसे इसकी बनावट है, ये सब हम लोग अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप एक बार फुर्सत में इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, या मैप से कौन सा राज्य कहाँ है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और हम चर्चा करेंगे आपको कि भारत का ये जो तट है, इस तट को कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। कोरोमंडल तट कहा जाता है इसको, कोरोमंडल तट, याद रखेंगे आप, कोरोमंडल तट किसे कहते हैं। इस तट को मालवाड़ तट के नाम से जाना जाता है, मालवाड़ तट के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ के तट को कोक्कड़ तट के नाम से जाना जाता है, कोक्कड़ तट के नाम से जाना जाता है। कोक्कड़ रेलवे पूछता है कभी कभी एग्जाम में, और इस तट को बोला जाता है सरकार तट, सरकार तट, या उत्कल तट, उत्कल तट, या कलिंग तट, कलिंग तट, ठीक है। ये तट के विषय में आ गए। तटों में राज्यों की संख्या 9 है। 9 राज्य कौन कौन है देखा जाए, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और पांचवा केरल, छठवां जो है तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। यानी भारत के ये 9 तटीय राज्य हो गए, क्लियर है। और तटीय राज्यों के पास बंदरगाह भी है। उस बंदरगाह की संख्या, वैसे भारत में बंदरगाह तो मुख्यतः 200 है, लेकिन मुख्य बंदरगाह की संख्या 13 है। 13वां बंदरगाह जो है नेहवा सोवा बंदरगाह है, जो महाराष्ट्र में खुला। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए, याद रखिएगा 13 बंदरगाह भारत में है, और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे पुराना व्यस्तम बंदरगाह जो है पंडित नेहरू बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण है। बंदरगाह का चैप्टर आएगा, उसमें आगे हम डिटेल बताएंगे। और आज भी सबसे अधिक व्यापार, आयात निर्यात जल मार्ग के द्वारा भारत में होता है। भारत में प्राचीन में जो है बंदरगाह, शिपयार्ड जो है लोथल बंदरगाह होता था। आप पढ़ेंगे लोथल, सिंधु सभ्यता में लोथल बंदरगाह से भारत में सबसे अधिक व्यापार होता था, जो गुजरात में है, ठीक है। आप जानते होंगे गुजरात में ओखा तट है। ओखा तट पर सबसे निम्न ज्वार आता है। निम्न ज्वार ओखा तट पे, उच्च ज्वार फंडी की खाड़ी अमेरिका में आता है, ठीक है। ज्वार भाटा के विषय में आप जानते होंगे, 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है, लेकिन फंडी की खाड़ी में जो है सबसे ऊंचा जो है ज्वार आता है। वैसे विश्व में देखा जाए तो ब्रिटेन में जो है ये काउंटिंग अलग है, आंकड़ा अलग है। उसके कारण है, जब विश्व भूगोल की चर्चा करेंगे तो यहाँ ऐसे जानिएगा, भारत में 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता रहता है। अब यहाँ कुछ और चीज हम लोग को जानना जरूरी है। भारत के इन सभी राज्यों में सबसे अधिक जैव विविधता किसमें है, प्रश्न भी आप जानते होंगे, साइलेंट वैली के नाम से केरल में। केरल में शांत घाटी है, मालवाड़ तट पे, पाल घाट पे, वो सबसे अधिक जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद देखिएगा मेघालय का क्षेत्र, मेघालय आप समझ रहे होंगे, यहाँ मेघालय का क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से
सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये जैव विविधता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है और उसके बाद ये पूर्वी तट सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर इस देखा जाए पूरे भारत को, तो भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को बनावट के हिसाब से 4 भौतिक प्रदेशों में, जैसे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र पहला, दूसरा दक्षिण भारत के जो है पठारी क्षेत्र, ठीक है, तीसरा तटीय क्षेत्र और चौथा मरुस्थलीय क्षेत्र। इन 4 भौतिक प्रदेशों के विषय में जो है आपको आगे क्लासेस मिलेंगे, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद भारत में 15 तरह की जलवायु पाई जाती है, याद रखिएगा 15 तरह की जलवायु क्षेत्र पाया जाता है और इस 15 तरह के जलवायु क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश के पास 9 तरह के जलवायु क्षेत्र हैं। भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की संख्या, एग्रीकल्चर इको सिस्टम की संख्या 20 है, याद रखिएगा 20 जो है भारत में ये तंत्र पाए जाते हैं। उसके बाद उत्पादन के विषय में हम लोग जानेंगे कि भारत में किस राज्य में कौन सा उत्पादन सबसे अधिक हो रहा है और उत्पादन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कुछ चीज़ों का देखिए आंकड़ा इधर बदला हुआ है जो आपको जानना चाहिए। जैसे तंबाकू सबसे अधिक राजमुंदरी या आंध्र प्रदेश में होता था, तंबाकू सबसे अधिक वर्तमान में कहाँ हो रहा है, जो है गुजरात में हो रहा है। क्लियर है। जैसे एग्जाम में आता लगा उत्तर प्रदेश में भी कुछ वर्षों से चीनी अधिक हो रहा था, अब आंकड़ा आने लगा कि महाराष्ट्र चीनी अधिक आने लगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सी धातु कहाँ पे अधिक मात्रा में मिलता है, कहाँ पे भंडारण क्षमता अधिक है, ये कहाँ पे किसी खाने हैं, ये हम लोग भी आगे चैप्टर वाइज उसको हम लोग पढ़ेंगे। भारत में कहाँ है इसकी भी पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में कहाँ है उसकी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से भी 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग विस्तृत यहाँ पे करने जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में अगर इस भारतीय क्षेत्र से मुख्य भूमि से सबसे आखिरी में दक्षिण पॉइंट कौन सा है, तो कन्याकुमारी लगाइएगा। अगर उसमें एक शब्द दिया हो मुख्य भूमि से सबसे आखिरी बिंदु, तो कन्याकुमारी यही तमिलनाडु में लगाइएगा। ठीक है, लेकिन पूछेगा कि विवेकानंद मेमोरियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दक्षिण भारत में कन्याकुमारी के आगे है। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि न लगाए तो इंदिरा पॉइंट लगाइएगा। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के और आगे सबसे आखिरी द्वीप पे है, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय से चर्चा हुई थी इसलिए इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नीचे है। लेकिन एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सबसे उत्तर में इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश पूरब से पश्चिम में पहुंचने पर, देखिए सूर्य का प्रकाश पूरब से, यानी पूरब ये है, पूरब से पश्चिम में पहुंचने पर 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे का समय इसलिए लगता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूर्योदय होगा तो गुजरात में याद रखिएगा 2 घंटे बाद यानी 6 बजे जो है आपका सूर्योदय होगा। ठीक है, यहाँ बीच में आप देखेंगे कि रेखा जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटती है। कर्क रेखा का क्षेत्र जो होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ में और एग्जाम में जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, जो जिस चैप्टर से अधिक प्रश्न आते हैं वो सब हम लोग इसमें पढ़ने जाएंगे। बाकी को मुझे लग रहा है आप भी सोच रहे होंगे सर आप बोल रहे हैं हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं, या लिखित मिल जाता, तो लिखित ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद है चैप्टर वाइज देखने से पहले हमारी एक बात को आप ध्यान से समझेंगे कि आप मैप में कितने प्रदेश कौन कहाँ से हैं ये लोकेशन जरूर देख लीजिएगा। और लोकेशन में सबसे अधिक याद रखिएगा इधर पूर्वी राज्यों के विषय में जानिएगा। पूर्वी राज्यों की संख्या 8 है, 8 है, जिसमें सबसे छोटा भाई सिक्किम है और सबसे बड़ी बहन आसाम है। 7 सिस्टर के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका तो लोकेशन एकदम वर्तमान में जो प्रश्न आते हैं मैपिंग से आप देखेंगे इधर से ही आते हैं। फिर से यहाँ रिपीट मैं कर दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये आ जाएगा आपका त्रिपुरा, मेघालय, असम, उसके बाद ये सिक्किम। ठीक है, तो सबसे पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य असम और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। इसको रटे रहेंगे। और इसके साथ भारत के साथ कौन कौन सी सीमा, समुद्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जैसे भारत में देखिए नेपाल है, यहाँ चाइना है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, इधर मालदीव है, श्रीलंका है, इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है। ठीक है, ये सीमा भी को भी देखना है, सीमा से भी जो प्रश्न आते हैं कि कौन सी सीमा किस राज्य में मिलती है और ये आपको डिटेल हम लोग बताया जाएगा। प्लस क्या है इसमें बॉर्डर, कौन सी लाइन बॉर्डर लाइन कहाँ से है ये देखा जाएगा। भारत के मरुस्थल, भारत के पठार, भारत के जो है मिट्टी,
और इससे यदि जो भी संबंध होगा इससे हम लोग क्लास में इसको देखा जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो मेरे हिसाब से आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए, और सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे वीडियो का लिंक अगर यदि आपको कंटिन्यूअस चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें जो है टेलीग्राम ग्रुप, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और उम्मीद है कि ये जो अभियान हम लोग का चल रहा है यूपीएससी का, वो उसमें ये क्लासेस, ये संस्था खरा उतरेगी। और जिन लोगों को टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में सभी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे इसमें पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मॉडल पेपर है, सिलेबस वाइज टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, साल भर पेपर है, और वीडियो क्लासेज है, प्रैक्टिस सेट है, और लगातार ये टीम इस पे लगी हुई है और पूरे इंडिया में सबसे बेहतरीन ये इस एग्ज़ाम के लिए काम करने जा रही है। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी वर्तमान में ये 999 में दिया जा रहा है, ठीक है। आगे इसका रेट बढ़ा दिया जाएगा। कुछ इसमें वर्क इन प्रोसेस चल रहा है और प्रतिदिन वो काम कंप्लीट होता जा रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।